गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग ने सर्कुलर मोशन की बात की थी। तो सर्कुलर मोशन की बात में हम लोग ने क्या कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं मून की। तो अब मून की अगर हम बात करें तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये अर्थ है, वो मून के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्लियर, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। वो यहाँ चलाएगा तो यहाँ पर लगेगा, वो यहाँ चलाएगा तो। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स मून पे लग रहा है वो कौन लगा रहा है। जब हमने स्टोन को थ्रेड से बांध करके उसको इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घुमाया था तो स्टोन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। वो फोर्स कौन लगा रहा था? वो फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन लगा रही। जब तक हमने स्ट्रिंग को टाइट रखा था तब तक स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने थ्रेड को छोड़ दिया तो स्ट्रिंग में टेंशन गायब हो गई, और स्ट्रिंग में टेंशन गायब होने से सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया और स्टोन फिर वो कहीं और चला गया। उसका सर्कुलर पाथ का मोशन खत्म हो गया। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अगर ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये अर्थ ही फोर्स लगा रही है। तो मून अगर अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रही है जो सेंटर की ओर है और जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एकदम वैसे ही फोर्स लगा रही है जैसे अर्थ ने एप्पल पे फोर्स लगाया था। अर्थ एप्पल पर भी सेंटर की ओर ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वो चाहे मून ही क्यों ना हो, वो मून को भी अट्रैक्ट कर रही है। हर ऑब्जेक्ट तो अर्थ के की ओर गिर रहा है लेकिन मून नहीं गिर रहा है। मून के ना गिरने का कारण ये है कि मून के पास स्पीड है और उस स्पीड की वजह से वो जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से मून गिरने की बजाय अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अब इसे मून यहाँ पे तो ये गिरेगा तो कुछ देर के बाद मून को यहाँ आना चाहिए, लेकिन उतनी ही देर में ये चल रहा है तो स्पीड इधर है तो उतनी देर में मून यहाँ आया है तो वो यहाँ आने की बजाय कहाँ पहुँचाएगा? यहाँ, क्योंकि गिरा तो वो गिरा और साथ में आगे भी बढ़ गया तो मून यहाँ होने की बजाय कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। अब जब यहाँ रहेगा तो अर्थ उसको फिर अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी तो कुछ देर के बाद यहाँ होना चाहिए, लेकिन उतनी देर के बाद ये मून यहाँ पहुँच जाएगा तो मून यहाँ होने की बजाय कहाँ रहेगा? तो इस तरीके से स्पीड होने की वजह से वो गिरने की बजाय वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। बात क्लियर हो गई? चलो अब बात करते हैं कि जो मून पर फोर्स लग रहा है यानी कि मून गिर रहा है। हमने हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने एप्पल का एक्सेलरेशन नोट किया तो जो एक्सेलरेशन आया वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको जी से दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं जी से, मतलब
जो अर्थ के पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो वो इसी एक्सेलरेशन से गिर रहा है। अच्छा, अब मून के एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो मून का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सेंटीपिटल फोर्स से एक्सेलरेशन है, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या था? सेंटीपिटल फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स अपॉन, अरे F बराबर m है तो A बराबर है अपॉन m, और ये क्या था? mv² बाई r इंटू m, m से कट गया तो क्या आया? v² बाई r। और स्पीड क्या है मून की? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस पूरी करा? ये मान लो रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो टाइम पीरियड है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r² अपॉन t² r। अब सबकी वैल्यू मालूम है। 3.14 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 3.8 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर अपॉन, और टाइम लगता है 27.3 डेज लगता है। इसको 24 आवर्स हो जाएगा, 3600 सेकेंड में। इसको कैलकुलेट करो तो 3600 आएगा। आपको कैलकुलेट करके देख लेना, 3600 कैलकुलेट आएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तब। तो ये जो एक्सेलरेशन आया, जो भी आएगा, वो एक्सेलरेशन जो है वो एप्पल के एक्सेलरेशन से बहुत कम है, क्या है? वो बहुत कम है। यानी कि जो एप्पल और या अर्थ के पास के जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्सेलरेशन की बात करें तो g अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून की जो वैल्यू आई है वो 3600 आई है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के पास के जो ऑब्जेक्ट थे उनका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो अर्थ से दूर ऑब्जेक्ट है यानी कि मून की बात करें तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। इतना कम है कि अगर डिवाइड करेंगे तो 3600 टाइम्स स्मॉलर है। यानी कि जो मून का एक्सेलरेशन है वो एप्पल के एक्सेलरेशन से 3600 टाइम्स स्मॉलर है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। डिस्टेंस के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना, क्या रिलेशन होना चाहिए कि इसको देखें। अब मून की रेडियस, मून की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, और जो अर्थ के पास जो ऑब्जेक्ट है उनकी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है। इसका स्क्वायर करो तो आएगा 36। कैलकुलेट करके देख लेना। इसकी वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁸ और इसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶। ठीक, 3.84 है, 3.48 जो भी है देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? g अपॉन am इक्वल टू r अपॉन g इंटू r स्क्वायर इक्वल टू am इंटू r इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही तो कांस्टेंट ही आएगा, हर बार सेम आ रही तो कांस्टेंट आएगा। तो मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और उसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट आता है। यानी कि हम जनरली लिख सकते हैं ar² इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि a इक्वल टू k अपॉन r²। तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नोट करने में लिख लेना कि वी कैलकुलेट
ये तो लिखा ही हुआ है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी लिखने के बाद नोट कर लेना कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब बात करते हैं फोर्स की। जो फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो लिख लो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, चलो अच्छा ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब हाँ, तो फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स अर्थ पर लग रहा है, वो जो फोर्स है वो अर्थ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये वही फोर्स है, तो फोर्स जो है वो अर्थ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें लिख लो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट आल्सो exerts force on earth which is equal in magnitude and opposite in direction. This force is directly proportional to mass of earth. This force is directly proportional to mass of earth. तो F is directly proportional to me, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, me is mass of earth। ठीक, फ्रॉम 1 to 3 1 to 3 को मिला दो, F is directly proportional to mass into mass of earth। अब देखो, फिर न्यूटन ने देखा, तो न्यूटन ने देखा कि जो है अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और कैरेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो सन जो है वो प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अर्थ का तो कोई रोल ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये जो लॉ है, ये जो बात कही न्यूटन ने, ये बात केवल ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की बात नहीं है, ये यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात है। यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स के लिए है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू अदर ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक,
इसको नोट कर लो, जो बोला था वो नोट कर लो और इसको नोट कर लो। फ्रॉम 1 and 2, F is directly proportional to M1 M2 upon R square. F is equal to G M1 M2 upon R square. Where G is constant, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद लिखोगे कि where G is constant called universal gravitation constant. Universal gravitation constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जी की वैल्यू है वो ये है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यूनिट कैसे आई देखो, इस फार्मूले से देखो, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होगी एफ आर स्क्वायर अपॉन L1 M2। एफ की वैल्यू होगी न्यूटन, आर की होती है मीटर स्क्वायर, M1 की किलोग्राम, M2 किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इस तरीके से न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि किसके बराबर है, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पर रखते हैं।